दिन सोमवार का था। बाहर आसमान में बादलों की लुका छिपी चल रही थी और दफ्तर की खिड़की से आती ठंडी हवा अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं अपनी कुटिया में बैठा ही था कि अभी अभी एक कप गरम गरम चाय की चुस्की ली थी। चाय की वह सौंधी खुशबू कमरे में फैली थी जो आमतौर पर सुकून देती है, पर आज वातावरण में कुछ भारीपन था। तभी मेरा सहकर्मी रंजन मेरी कुटिया में आ गया। हम दोनों ही इस ऑफिस में दफ्तर का काम करते हैं। हम वर्षों से साथ हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही। आज उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे कोई उदासी की छाया छाई हुई थी। उसका वह चेहरा जो हमेशा जोक्स और हंसी से भरा रहता था, आज सफेद और बेजान लग रहा था। मैंने चाय का प्याला मेज पर टिकाया और उसकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ रंजन? तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है मुझे। सब खैरियत तो है? आम तौर पर हंसमुख रहने वाला रंजन, उसे मैंने पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वह शून्यता में ताक रहा था, जैसे उसकी रूह वहां न होकर कहीं और भटक रही हो। कमरे की घड़ी की टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही थी। अरे क्या हुआ? चाय लोगे? बोलो। उसने धीमी कांपती आवाज में जवाब दिया, नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा ये तो बोलो, हुआ क्या है? इतना शांत। रंजन ने एक बार आंख उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी नजरें जैसे धुंधली और बोझिल सी लग रही थी। उन आंखों में एक अजीब सा खौफ था जो शायद वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कोई गहरा सदमा उसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। मैंने फिर टोका, अब कुछ हुआ है क्या? तुम्हें देख के लगता है जरूर कुछ हुआ है। मुझे तुम बोल सकते हो। वह कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखता रहा। रंजन का घर यहां से करीब 7 मील दूर एक गांव में है, जहां की पगडंडियां और पुराने तालाब अपनी अलग ही कहानियां समेटे हुए हैं। हड़ताल की वजह से पिछले 10 दिनों से ऑफिस बंद था। आज कई दिनों बाद उसकी मुलाकात हुई। इन 10 दिनों में रंजन के साथ कुछ तो ऐसा घटा था जिसने उसे भीतर तक हिला दिया था। मैंने अंदाजा लगाते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ है तो मुझे बोल सकते हो तुम। नहीं, वैसा कुछ नहीं। एक घूंट निगलकर रंजन ने निराश भरी आवाज में कहा, सुतपा गांव छोड़कर चली गई वो। कुछ तो मैं भी समझ ही गया था मामला। सुतपा रंजन की बचपन की दोस्त थी। अब बेशक वह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा था। रंजन अक्सर मेरे सामने सुतपा की बातें किया करता था। उसके लिए सुतपा ही उसका संसार थी। वह उसकी हंसी, उसके गांव की मिट्टी की खुशबू की बात करते थकता नहीं था। क्या मतलब? क्यों? गांव छोड़कर चली क्यों गई अचानक? मतलब बहुत बड़ी बात है, छोड़ो सब। पर गई कहां? नहीं लौटेगी, बहुत दूर चली गई। सुना है वहां पर अगले ही महीने उसकी सुतपा की शादी भी कर देंगे वो लोग। क्या क्या कह रहे हो? ऐसे बिना जान पहचान की शादी? क्या तुमने एक बार उससे बात नहीं की? मैंने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। इस गांव में किसी के संग कोई भी संबंध नहीं रखेंगे वो लोग। यही नियम है। जिस परिवार का खून का स्वाद वो ले लेती है, उसी परिवार से एक एक करके सबको खींच के ले जाती है वो। मतलब किसकी बात कर रहे हो?
रंजन ने एक बार सतर्क नजरों से चारों तरफ देखा, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि दफ्तर की दीवारों के पीछे कोई सुन तो नहीं रहा। और आवाज नीची कर लगभग फुसफुसाते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहा, चल। वो क्या है? हाँ, एक श्राप है। एक सुंदर। अरे कैसे श्राप? ये सब क्या बोल रहे हो तुम तो विज्ञान और तर्क की बातें करते थे। रंजन की आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही। पिछली पूर्णिमा की रात सुतपा के भैया को वो छलावा खींच के ले गई। तभी उन्होंने तय किया था वो इस गांव में और नहीं रहेंगे। एक बार छलावे की नजर पड़ जाए बहुत डरावनी बात होती है। इसीलिए रात खत्म होने के तुरंत बाद ही सारा सामान बांधकर उन लोगों ने गांव ही छोड़ दी। रंजन की बातें सुनकर मैं बेहद चौंक गया। अरे ये कैसी चीज है जो इंसान को खींच के ले जाती है? थोड़ा खोल कर सब कुछ बताओ मुझे, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम शहर के आदमी हो प्रशांत, कभी गांव में नहीं रहे हो तुम, ये सब कैसे समझोगे? शायद मुझ पर भरोसा भी नहीं करो तुम। एक बार छलावा जिसको खींच के ले जाती है वो कभी वापस नहीं आता है। हर पूर्णिमा की रात गांव के रायदिघी के पानी में पाताल से उठकर आता है छलावा अपने शिकार की तलाश में। उस रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। जो एक बार बाहर निकलता है तो उसको वो बहला फुसला कर ले जाता उस रायदिघी के पास, और उसके बाद ही रंजन रुक गया। उसका गला सूख गया था। उसने आगे कहा, हम छलावे के डर से गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। अगर वो एक बार शिकार करना शुरू कर दे वो जल्दी से रुकता नहीं है। बहुत सारी जान लेकर ही उसके बाद ही रुकता है वो। सुतपा के मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि उसके परिवार में और कोई उस छलावे के हाथों से मरे। इसीलिए सारी जमीन बेचकर किसी को बिना बताए चले गए वो लोग। शायद मुझे उसे दिलासा देना चाहिए था, लेकिन मैं तो बड़े ही अभद्र तरीके से हंस पड़ा। अरे मुझे गलत मत समझो रंजन, मैंने थोड़ा हंस दिया। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, और तुम ही ये सब पाताल, भूत, शाप इन सब में विश्वास कर रहे हो। छलावा, और वो भी इंसानों को नदी में खींच लेता है। अरे ये सब जाकर बच्चों को सुनाओ तुम। देखो कोई और वजह हो गई सुतपा के भाई की मौत का, तुम लोग बिना वजह डर रहे हो। अरे ये सब कुछ नहीं होता। रंजन के चेहरे के भाव बदल गए। वो अब दुखी नहीं बल्कि जिद्दी लग रहा था। इसीलिए वो तुम्हें कहना नहीं चाहता था। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे टेबल पर ये गणेश जी की मूर्ति क्यों रखी है? अरे भगवान की मूर्ति है इसीलिए रखा है। भगवान अर्थात शुभ शक्ति। अगर वो शुभ शक्ति का अस्तित्व है तो फिर वो अशुभ शक्ति का अस्तित्व क्यों नहीं होगा? अरे ये तो सिर्फ लॉजिक है, पर वास्तव में ये सब चीज होता है। हाँ, कल्पना से भी ज्यादा होता है वास्तव में। रंजन का जबड़ा खड़ा हो गया, जैसे वह किसी बात को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका हो। तुमने भरोसा नहीं किया है प्रशांत, मैं समझ रहा हूँ। कल होली की छुट्टी है, अगर हिम्मत है तो चलो कल फिर मेरे साथ मेरे गांव में रायदिघी में छलावा है कि नहीं, जाकर खुद ही देख लेना। कुछ क्षण में चुप रहकर सोचता रहा, रंजन का यह व्यवहार क्या है? वह तो कभी ऐसा नहीं करता। शायद गम और बेचैनी में उसका दिमाग सही नहीं है। मुझे लगा अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो उसका भ्रम टूट जाएगा और वह सामान्य हो जाएगा। अरे देखो रंजन, तुम भी जानते हो ये सब छलावा कुछ चीज नहीं है, तो बिना मतलब बहस करके क्या फायदा? बस एक बार चल के देखो तुम, फिर पता चल जाएगा है कि नहीं। वो जिद भरी निगाहों से देख रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम डर रहे हो किसान? क्या इतनी की तुम्हारी हिम्मत? नहीं, मैं क्यों डरूं?
असल में जो चीज नहीं है उससे क्या डरना। तो फिर चलो। रंजन की नजर फिर से मेरी ओर टिक गई। अरे बाप रे, अब तो बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब काम छोड़कर उस कमरे के पीछे दौड़ना, अब मना करना भी असंभव है। कहीं रंजन मुझे फिर से डरपोक ना समझ बैठे। थोड़ी हंसते हुए मैंने कहा, अच्छा ठीक है, चलो फिर। देखो, मैं पहले से बता रहा हूं, इन सब से मुझे डर नहीं लगता। मैं भी देखता हूं छलावा क्या है। चलो। रंजन के होठों पर विजय की मुस्कान थी। अचानक कहीं से एक ठंडी हवा कमरे में आ गई और अचानक ही कमरे का तापमान गिर गया। अगले दिन हम रंजन के गांव के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम शहर से दूर जा रहे थे, हरियाली बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह हरियाली सुकून देने वाली नहीं, बल्कि घनी और डरावनी लग रही थी। रंजन के घर के सामने पहुंचते ही देखा कि दिन ज्यादा बाकी नहीं है। सूरज दूर क्षितिज पर झुक चुका है। रंजन के माता पिता नहीं रहे। वह उस विशाल और पुराने घर में अकेला रहता है। घर की दीवारों पर जमी काई और उखड़ा हुआ प्लास्टर उसकी वीरानी की गवाही दे रहा था। कमरे के भीतर गहरा अंधेरा। रंजन ने एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की पीली रोशनी में दीवार पर बनी उसकी परछाई किसी दैत्य जैसी लंबी लग रही थी। कमरे के भीतर असामान्य रूप से ठंडक है। कहीं से जैसे सिहरन पैदा करने वाली हवा बह रही है। मुझे अजीब सा झटका लगा। रंजन का हाव भाव और भी अजीब है। वह कभी कमरे में आता है, फिर तुरंत कहीं बाहर चला जाता है। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक आ गई थी। मैंने लेटे और बैठकर समय बिताया। रात के सन्नाटे में घर के बाहर की आवाजें और भी डरावनी होने लगी थी। रात बढ़ते बढ़ते वह खाने के साथ कमरे में आया। व्यवस्था बहुत साधारण थी। खाना खाते हुए मैंने उससे पूछा, अच्छा, यहां से वो राय दिघी कितना दूर है? हम ज्यादा नहीं, बस यहाँ से पैदल जाने में 10 मिनट ही लगेंगे। तो फिर हम लोग कब जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद ही। रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां। बाहर इस चांदनी में देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा पानी के पास मत जाना। क्यों? जल हवा ले जाएगी। ध्यान से कान लगाकर सुनो। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? सुन पा रहे हो तुम? वो सुरीला आवाज, वो छलावे की पुकार है। अगर दिघी के किनारे ये आवाज सुनो, इस समय भूल कर भी पानी की तरफ मत देखना। मैं कह दे रहा हूं। लेकिन मैं पूरी तरह सतर्क होने के बावजूद कुछ भी सुन नहीं पाया। वह कहां और क्या सुन रहा था, कौन जाने। रंजन इतना कुसंस्कारपूर्ण आदमी है, ये मुझे पता नहीं था। चलो चलो, अब और देर मत करो, चलो निकलते हैं। गांव की मिट्टी की सड़क पर रंजन आगे बढ़ा। मैं उसके पीछे पीछे। पूर्णिमा की चांदनी की रोशनी धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। सफेद रोशनी ने पेड़ों और झाड़ियों को चांदी जैसा रंग दे दिया था, लेकिन उनके साए गहरे काले थे। रास्ते पर पड़े सूखे घास पत्तों पर हमारे पैरों से चरमराहट की आवाज उठ रही थी। इस इलाके में ज्यादा आबादी नहीं है। जो कुछ घर दिखते भी थे वे गहरे अंधेरे में डूबे हुए थे। गांव वाले जैसे सूरज डूबते ही खुद को कमरों में कैद कर चुके थे। घुंघरू लगातार आवाज दे रहे थे। हम दोनों में से किसी ने कुछ कहा नहीं। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं किसी जगह से एक लोमड़ी ने चिल्लाया, एक लंबी डरावनी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीर गई। काफी देर चलने के बाद थोड़ी दूर एक झाड़ी से ढके तालाब जैसा कुछ दिखाई दिया। रंजन उसी तरफ बढ़ रहा था। समझने में देर नहीं लगी कि यही वह राय दिखी है। थोड़ी और आगे बढ़ते ही जगह को ठीक से देख पाया।
तालाब के चारों तरफ घास पत्तों ने इसे ढक रखा था। तालाब के पार बांस के पेड़ों का घना जंगल ऐसा अंधकार का घेराव बना रहा था जैसे कोई काला हाथ पानी को घेरने की कोशिश कर रहा हो। राय दीघी के काले पानी पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी और पानी पर फिसल रही थी। तालाब का आकार भी छोटा नहीं था, वह गहरा और शांत लग रहा था। एक ऐसी शांति जिसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। रंजन अंधेरे में एक जगह खड़ा होकर मुझे हाथ हिलाकर पास बुलाया। पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक अस्पष्ट पैदल रास्ता था। रंजन जैसे कई सालों से यहां जाना जानता हो, झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो चांदनी में और भी डरावनी लग रही थी। मुझे फिर से अजीब सा लगा। मन में धीरे धीरे एक संदेह अंकुरित होने लगा। क्या रंजन ठीक है? झाड़ियों को हटाकर हम ठीक तालाब के किनारे पहुंच गए। जंगल एक जगह थोड़ा कम था। वहीं धप से बैठकर रंजन ने कहा, मैंने जो कहा था तुम्हें सब याद है ना? बहुत ध्यान से, चुपचाप यहां पर बैठ जाओ तुम। हम चुपचाप बैठे रहे। शब्दहीन क्षण एक एक करके गुजरने लगे। राय दिघी का काला पानी बीच बीच में कांप रहा था, जैसे पानी के नीचे कोई विशालकाय चीज हलचल कर रही हो। लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने के बावजूद कोई असामान्य चीज नजर नहीं आई। धीरे धीरे मैं अधीर होने लगा। रंजन, वो कुछ तो नहीं हो रहा है? कहाँ है तुम्हारा वो? बात कहते कहते ही मैंने उसकी ओर चेहरा घुमाया और अगले ही पल मेरे सीने के भीतर ठंडक दौड़ गई। रंजन ने मेरी तरफ गर्दन घुमाई। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला और धंसा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। होठों के कोनों में एक घिनौनी टेढ़ी मुस्कान थी। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ही मेरे पैरों में किसी ने जोर से खींच लिया। इस अचानक हमले में मैं संभल न पाया और धड़ाम से पानी के पास तक खींच गया। पैरों की ओर देखते ही मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पानी के भीतर से एक काले कोयले जैसे हाथ ने मुझे पकड़ लिया था। वह हाथ इंसानी नहीं लग रहा था, अत्यधिक लंबा, सूखा और चिपचिपा। वह मुझे खींच रहा था पानी की तरफ। उस हाथ की पकड़ असंभव ताकत वाली थी। मैं किसी तरह भी उससे छुड़ा न सका। पूरा मामला इतना जल्दी हो गया कि मुझे चीखने का भी मौका नहीं मिला। तब तक मेरे घुटने तक राय दिघी के काले पानी के अंधकार में डूब चुके थे। पानी के भीतर से उठती वह सड़ी हुई गंध अब असहनीय हो गई थी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा। क्या यही छलावा है? क्या रंजन की बात झूठ नहीं थी? रंजन, रंजन! तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकती हूँ? देख लिया ना छोड़। एक भद्दी घिनौनी हंसी की लहर में बाकी शब्द दब कर रह गए और राय दिघी का शांत पानी फिर से स्थिर हो गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।